अकादमिक शोध एक वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है जो कई गतिविधियों की श्रृंखला होती है। हम इसे सामान्य भाषा में शोध प्रक्रिया कहते हैं। चाहे आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो या स्नातकोत्तर के, और आप पीएचडी शोधार्थी हो, शोध शब्द से आप परिचित हैं क्योंकि आपने अपने पाठ्यक्रमों में शोध प्रविधि प्रश्न पत्र पढ़ा है। रिसर्च मैथडोलॉजी पेपर को पढ़ते समय आप परिचित ही हो गए होंगे कि शोध शब्द से क्या अर्थ होता है। फिर भी आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रिसर्च प्रोसेस के बारे में, तो थोड़ा सा शोध के बारे में भी बात करती हूँ। किसी भी प्रासंगिक विषय पर अकादमिक मापदंडों के अनुसार अध्ययन करके नवीन ज्ञान और जानकारी को प्राप्त करना, और जिस संस्था से आप शोध अध्ययन के उपरांत कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में उस शोध अध्ययन को प्रस्तुत करना, यही अकादमिक शोध है। और भी सरल शब्दों में पूछे तो प्रश्न से उत्तर तक पहुंचने की वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित प्रक्रिया ही शोध है। तो इस तरह से शोध बहुत ही सामान्य शब्द है। इसी शब्द से शोधार्थी शब्द की उत्पत्ति होती है और दूसरा एक और शब्द बनता है शोध निदेशक। शोध सामान्य रूप से प्रचलित शब्द है। इसी से शोधार्थी और शोध निदेशक शब्दों की भी उत्पत्ति होती है। जो अकादमिक शोध करता है उसे शोधार्थी कहते हैं। हम इंग्लिश में कह देते हैं रिसर्चर या रिसर्च स्कॉलर। और जो शोध कार्य में मार्गदर्शन देता है उसे कहते हैं शोध निदेशक, रिसर्च सुपरवाइजर या रिसर्च गाइड। बहुत ही लोकप्रिय शब्द है गाइड, कि जब भी अगर आप किसी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर से अपने गाइड के बारे में कोई बात करते हुए सुनते हैं तो वो सुपरवाइजर शब्द का उपयोग भी कम करता है, गाइड शब्द का उपयोग अधिक करता है। तो इस तरह जो अकादमिक शोध होता है उसमें शोधार्थी और शोध निदेशक दोनों मिलकर किसी भी प्रश्न या किसी विषय में किसी समस्या पर क्या, क्यों और कैसे प्रश्नों के साथ अपना अध्ययन समाप्त करते हैं। प्रश्नों से शुरू होकर कोई अध्ययन यदि उनके उत्तर पर समाप्त नहीं हो तो उसे अकादमिक शोध भी नहीं कहते हैं। आइए अब प्रक्रिया शब्द को समझते हैं। एक से अधिक कार्यों, गतिविधियों की स्थापित क्रमबद्धता, इसे ही हम प्रक्रिया कहते हैं। यानी एक से अधिक कार्य और गतिविधि जो सीक्वेंस में व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक आते हैं, तब हम उसे प्रोसेस कहते हैं। जब भी आप कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो कई बार आप ये शब्द का उपयोग करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी कि आपको कोई एक काम नहीं करना है, एक से अधिक काम करने हैं। तो इसी ही तरह से अकादमिक शोध प्रक्रिया भी एक से अधिक कार्यों और गतिविधियों की स्थापित और व्यवस्थित क्रमबद्धता है। उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों की चरणबद्ध क्रमबद्धता जिनका पालन करके शोध कार्य संपादित किया जाता है। यह सभी चरणबद्ध कार्य और गतिविधियां अंतर संबंधित होती हैं और आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई होती है कि शोध अध्ययन के प्रारंभ में यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई गलती या कमी रह जाए, तो शोध अध्ययन के अंतिम परिणाम भी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक शोधार्थी के लिए अपना शोध अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ही शोध अध्ययन की प्रक्रिया यानी रिसर्च प्रोसेस की समझ होना बहुत आवश्यक है। शोध प्रक्रिया की अंतर संबंधित गतिविधियों को हम शोध प्रक्रिया के चरण कहते हैं। यानी कि वह सारी गतिविधियां जो हम रिसर्च प्रोसेस में करते हैं उसे हम यहाँ पर किस शब्द से बुला रहे हैं? चरण शब्द से। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुभव और मत अनुसार इन चरणों की अलग अलग संख्या बताई है। किसी के अनुसार यह 4 चरण की प्रक्रिया है, किसी के अनुसार 5, किसी के अनुसार 6 और किसी के अनुसार 8 भी। इन चरणों के क्रम में भी भिन्नता दिखती है। फिर भी जो फंडामेंटल स्टेजेस हैं वो सभी में एक समान रूप से मिलते हैं, किंतु फिर भी इनमें शोध अध्ययन कार्य की समस्त गतिविधियों का समावेश नहीं होता है। आधुनिक समय में कई विद्वान यह मानते हैं कि रिसर्च प्रोसेस के दौरान कई सारी ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य के दौरान ही संपादित की जाती हैं और शोध अध्ययन को मजबूत भी करती हैं।
तो उन्हें भी रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा या चरण मानना चाहिए। रिसर्च प्रोसेस को मैं आप सभी को एक चार्ट के माध्यम से समझाने वाली हूँ और रिसर्च प्रोसेस इसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए आगे 3 और वीडियो बनेंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे प्रारंभिक रूप से बात कर रही हूँ और रिसर्च प्रोसेस की इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनरोलमेंट प्रोसेस पे बात करूंगी। वहां पर जाने से पहले आइए शोध प्रक्रिया के चरणों को कुछ बिंदुओं में भी एक बार समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, शोध प्रक्रिया कई अंतर संबंधित चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है, यानी कि सभी गतिविधियां एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा पॉइंट, चरणों की क्रमबद्धता शोध की प्रकृति पर निर्भर करती है। आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, केस स्टडी, कंपैरेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इनमें से किस तरह की रिसर्च आप कर रहे हैं, उसी प्रकृति पर रिसर्च प्रोसेस के चरणों की, उनके स्टेजेस की जो सीक्वेंस है वो काफी कुछ डिटरमाइन करती है। अगला पॉइंट, चरणों की क्रमबद्धता में परिवर्तन होने के उपरांत भी शोध अध्ययन के मूल चरण सभी प्रकार के शोध में आते हैं, अर्थात मूल चरणों को स्किप करके आप रिसर्च प्रोसेस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला एक सीधी रेखा में नहीं होती है। शोध प्रविधि की पारंपरिक किताबों में चरणों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला एक सीधे फ्लो चार्ट में आती है कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी, परंतु कुछ विद्वान शोध प्रक्रिया के चरणों को एक के बाद एक करने वाली गतिविधियां तो बताते हैं, किंतु इन प्रैक्टिस, व्यवहारिकता में ये गतिविधियां आगे पीछे ही हमेशा नहीं आती हैं, बल्कि आगे पीछे होने के साथ साथ पैरेलल भी चलती हैं। और ये जो आगे पीछे का इनका पैटर्न होता है, इसे हम जिगजैग पैटर्न कह सकते हैं। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। अगला पॉइंट, प्रत्येक चरण को मैक्सिमम परफेक्शन और मिनिमम एरर के साथ करना चाहिए, अन्यथा शोध कार्य का आगामी चरण प्रभावित भी हो सकता है। एक स्कॉलर है कोहन एंड नागल, वो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कुछ इस तरीके से बताते हैं। उनके अनुसार हम किसी भी अध्ययन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसका प्रारंभ किसी सुझावपूर्ण व्याख्या अथवा समस्या के समाधान से नहीं करते, जिसके कारण उस आगामी कदम की उत्पत्ति होती है। क्या अर्थ है इस पॉइंट का? इसका अर्थ यह है कि आप रिसर्च प्रोसेस के जिस चरण पर हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, उसके आगे वाले कार्य को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये स्पष्टता आपको पहले चरण पे ही होना चाहिए। उसी अनुरूप आप अपने प्रेजेंट चरण को, प्रेजेंट काम को भी शेप दे सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक शोधार्थी मूल चरणों का पालन करने के साथ साथ अंतर संबंधित अन्य चरणों में से किन चरणों का उपयोग कब और किस क्रम में करेगा, यह शोध प्रकृति पर निर्भर तो करता ही है, साथ ही ये शोधार्थी की क्षमता पर भी निर्भर करता है। शोधार्थी में रिसर्च एप्टीट्यूड कितना है, अपने विषय पर कितनी अच्छी पकड़ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग कितनी अच्छी उसने करी है, उसमें संवाद कौशल कैसा है, कंप्यूटर फ्रेंडली कितना है, इतने कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिसर्चर की कैपेसिटी को। इसके बारे में भी मैं आगे कभी बात करूंगी। अगला पॉइंट, अकादमिक शोध की प्रक्रिया में गलतियों से बचने के लिए रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने रिसर्च गाइड के मार्गदर्शन में पूरी प्रक्रिया की एक एक गतिविधि को सही ढंग से समझ ले। तो आइए अब रिसर्च प्रोसेस की उस स्वरूप को समझते हैं जो इन प्रैक्टिस है, वास्तविकता में है। उससे पहले आइए एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि जो रिसर्च होती है वो केवल पीएचडी लेवल पर ही नहीं होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद अब स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में चौथे वर्ष में शोध कार्य को जोड़ा गया है और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में भी रिसर्च का प्रावधान आ गया है। इसलिए अब एकेडमिक रिसर्च 3 लेवल पर होती है, अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और पीएचडी लेवल। इन तीनों ही लेवल में रिसर्च प्रोसेस के जो मूलभूत चरण है, मूलभूत गतिविधियां हैं वो समान है, किंतु पीएचडी लेवल पर यह प्रक्रिया के चरण काफी विस्तृत हो जाते हैं और जटिल हो जाते हैं। हम पीएचडी लेवल से ही समझेंगे, क्योंकि जब पूरी प्रक्रिया इन डिटेल समझ में आ जाएगी तो स्नातक और स्नातकोत्तर तो एक छोटा सा प्रोसेस है। उपरोक्त त्रिस्तरीय शोध कार्य में
शोध प्रक्रिया के मूलभूत चरण तो समान होते हैं, किंतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के स्तर पर शोध की व्यापकता, गहराई, उसकी प्रकृति और विश्लेषण के आधार पर ही अन्य सहायक चरण कम या ज्यादा हो सकते हैं। शोध अध्ययन के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलने वाली ये रिसर्च प्रोसेस को सरलता की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनरोलमेंट प्रोसेस, संस्थागत शोध पंजीयन प्रक्रिया, और दूसरी होती है एकेडमिक रिसर्च प्रोसेस, अकादमिक शोध प्रक्रिया। शोध प्रविधि की पारंपरिक किताबों में आप इस दूसरी प्रक्रिया के बारे में ही पढ़ते हैं, किंतु पहली प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में अकादमिक शोध प्रक्रिया के लिए शोधार्थी को तैयार करवाया जाता है। आइए इस चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो पीएचडी शोध प्रक्रिया है, इसके दो प्रकार हैं, दो स्वरूप हैं। एक है संस्थागत शोध प्रवेश प्रक्रिया और दूसरी शोध अध्ययन कार्य प्रक्रिया। आज के वीडियो में हम संक्षेप में समझते हैं संस्थागत शोध प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। स्नातकोत्तर उपाधि आपने प्राप्त कर ली है या आपने स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर लिया है। अब अगर आप एकेडमिक लाइन में आना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको यूजीसी नेट तो देनी ही है। अगर आप विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं तो आप CSIR नेट देते हैं। मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो यूजीसी नेट ज्यादा निकल सकता है, क्योंकि मैं खुद भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। यूजीसी नेट की जो एक एग्जाम है, ये अखिल भारतीय स्तर की होती है और काफी टफ एग्जाम होती है। वर्तमान समय में जो विद्यार्थी इस क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, वहां पर यूजीसी 3 तरह की क्वालिफाइंग लिस्ट निकालता है। पहली होती है JRF अवार्ड मिलती है पीएचडी करने के लिए, और साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और साथ ही आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है। दूसरी लिस्ट होती है जिसमें आप पूरे भारतवर्ष में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो हैं, साथ ही आप पीएचडी प्रवेश में पात्रता रखते हैं। इस दूसरी लिस्ट में आप पीएचडी के लिए JRF होल्डर नहीं है, मगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहां पर जब पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकलता है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन कॉल की जाती है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम को स्किप करके सीधे वाइवा में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपका नाम यूजीसी नेट की सेकंड लिस्ट में है। यूजीसी नेट की तीसरी क्वालिफाइंग लिस्ट होती है जिसमें मात्र पीएचडी में प्रवेश की पात्रता मिलती है। तो यदि आपने इन तीनों लिस्ट में से किसी भी एक लिस्ट में क्वालिफाई होने के साथ ही आप पीएचडी करने के लिए जिस विश्वविद्यालय से आप पीएचडी करना चाहते हैं वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और आपको अब पीएचडी एंट्रेंस नहीं देनी है, आप सीधे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने अपनी टेंटेटिव सिनॉप्सिस लेकर उपस्थित होते हैं। टेंटेटिव सिनॉप्सिस यानी कि एक तात्कालिक शोध प्रस्ताविका होता है। 12 से 15 या 18 पेज तक की यह एक सिनॉप्सिस होती है, जिसमें आप यह बताते हैं कि आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं और किस तरीके से रिसर्च करेंगे। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जिसे शॉर्ट में RAC भी कहते हैं, यह परीक्षण करती है कि आप में रिसर्च एप्टीट्यूड कितना है, आपका रिसर्च का इंटरेस्ट किस तरह के टॉपिक में है, और आपकी अपने सब्जेक्ट पर किस तरीके से पकड़ है, आपका संवाद कौशल कैसा है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जब आपको अनुमति दे देती है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, तब आपका पीएचडी में पंजीयन होता है। जब यह पंजीयन होता है तब अब आपका एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है। अभी तक आप तो थे विद्यार्थी, और जैसे ही पीएचडी में पंजीयन कर लेते हैं, अब आपका नॉमिनोक्लेचर बन जाता है शोधार्थी। अब आप 6 महीने का सेमेस्टर टाइप एक कोर्स वर्क करते हैं, जो कि अनिवार्य कोर्स वर्क है। पीएचडी कोर्स वर्क 12 से 18 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम होता है, और इसको करने के दौरान शोधार्थी में रिसर्च एप्टीट्यूड तो और फर्निश होता ही है और सुधरता ही है, अपने विषय पर भी उसकी कमांड बढ़ती है। साथ ही यही वो समय होता है जब शोधार्थी अपने रिसर्च गाइड से परिचित होता है। अगर उसके कोई को गाइड भी हैं तो वो उनसे भी परिचित होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अपने गाइड और को गाइड के साथ मिलकर अब उस फाइनल सिनॉप्सिस पर काम करता है, जिस पर कि
पीएचडी उसे करनी है, जिस विषय पर पीएचडी करने के लिए उसने एडमिशन लिया है, वह सिनॉप्सिस बनाने का काम अब वह प्रारंभ करता है, मगर वो उसको अभी जमा नहीं करता। जब तक उसका कोर्स वर्क पूरा नहीं हो जाता, वो एग्जाम नहीं दे देता और उसमें क्वालिफाई नहीं कर लेता, पास नहीं हो जाता, तब तक वह सिनॉप्सिस सबमिट नहीं कर सकता है। जब पीएचडी कोर्स वर्क पूरा हो जाता है, उसके बाद उसे अब अपनी फाइनल सिनॉप्सिस अपने रिसर्च गाइड के सिग्नेचर करी हुई रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रस्तुत करनी होती है और अब फिर से उसका एक फाइनल वाइवा होता है। इस वाइवा में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी उसके शोध विषय को या तो पूरा एज इट इज अप्रूव कर देती है या उसमें कुछ संशोधन करती है। संशोधन अगर करने के लिए कहा जाता है तो संशोधन के उपरांत फिर से सिनॉप्सिस जमा करनी पड़ती है, और अगर कोई संशोधन नहीं बताए गए हैं तो आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो गई है और अब आप अपना पीएचडी का काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो अब बेसिकली एकेडमिक रिसर्च है। और अब यहाँ से शुरू होती है एकेडमिक रिसर्च प्रोसेस के अगले 4 चरण, जिसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।